दोस्तों नमस्कार, जय हो स्टडी में स्वागत है आपका। और क्रैश कोर्स यूपी पीसीएस का चल रहा है, आप लोग उसको मिस न करें। जो लोग क्रैश कोर्स से जुड़े हुए जो छात्र हैं उनको कहना चाहूँगा, क्रैश कोर्स में जितनी चीज़ें दी जा रही हैं यूपी पीसीएस के लिए रामबाण है, कुछ भी अन्यत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। ग्रुप में जो चीज़ें दी गई हैं लिमिटेड हैं, बार बार पढ़िए उसको, जितनी बार हो सके रिवीजन करिए, सिलेक्शन से हो रहे हैं। चलिए, कोई डाउट होने पर मुझसे ज़रूर पूछिए। नंबर आपको पता है, अभी लास्ट में वीडियो के अंत में बता दूंगा। विभिन्न ग्रुप्स जो हमारे फ्री ग्रुप्स हैं उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। चलिए तेज़ी से परीक्षा खबरी एक्सप्रेस जो हमारा अब 8:30 बजे का कार्यक्रम है डेली का, रात का, सुबह करंट अफेयर्स डेली का आता है। और ये अभी हम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए 10 प्रश्न डेली आपके लिए डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न नहीं रहेंगे, यहाँ पे हम जीएस के भी महत्वपूर्ण प्रश्न, दिन में 1 या 2 वीडियो जरूर रहेगा। एक 8:30 बजे लगभग फिक्स है ये वाला, और एक दिन में और भी वीडियो हम ले आएंगे जो 5 से 10 मिनट में आपका रिविजन कर सके। महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे उसमें। चलिए शुरू करते हैं। बहुत जल्द आपका 1000 प्रश्नों का महा कवरेज आने वाला है करंट अफेयर्स का, और साथ ही रामायण वीडियो 1 महीने पहले, अर्थात 13 जून आपको आपकी परीक्षा है पीसीएस प्रीलिम्स की, उसके जस्ट 1 महीने पहले आपको रामायण वीडियो करंट अफेयर्स की मिल जाएगी। 2 से 3 घंटे वीडियो, उसमें सब कुछ सारा करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। रिवीजन कर लीजिएगा, फर्स्ट क्लास आपके नंबर आ जाएंगे। इसके बाद आरओ के लिए अलग से, जब आरओ का एग्ज़ाम अगस्त में है तो जुलाई में आरओ के लिए रामायण वीडियो हमारा आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के वैश्विक खुश। आप लोग अपने अपने आंसर टिक करते रहिएगा और लास्ट में बताइएगा आपके कितने हुए। कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से अपना आकलन करते हुए बताइएगा। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आज ज़्यादा थोड़ा सा शुरू में बकवास ज़्यादा हो गई, चलिए कोई बात नहीं, इतना मैं समय लेना नहीं चाहता हूँ आपका। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जीडीपी, सामाजिक सहयोग और उदारता की स्थिति के आधार पर देशों की रैंकिंग करता है। नॉर्वे राष्ट्रीय आय पर राष्ट्रीय खुशहाली के महत्व पर जोर देने वाला प्रथम देश था। फिनलैंड को लगातार चौथे वर्ष विश्व का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है। इनमें से कौन सही नहीं है दोस्तों? इनमें कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है, और मुझे लग भी रहा था, डाउट थोड़ा सा हो रहा था कि हाँ ये नहीं होना चाहिए इसमें। तो ये जो है पहला वाला तो बिल्कुल सही है। सामाजिक सहयोग और उदारता की स्थिति, साथ ही जीडीपी के आधार पर देशों की रैंकिंग करता है, कौन पहला है, कौन सबसे खुशहाल है, कौन नहीं। नॉर्वे नहीं दोस्तों, भूटान जो है सबसे पहला देश था जिसने राष्ट्रीय आय पर राष्ट्रीय खुशहाली को महत्व दिया था। तो ये भूटान था, न कि नॉर्वे, ध्यान रखिएगा। तो इसका दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तीसरा, फिनलैंड लगातार चौथे वर्ष सबसे खुशहाल अर्थात नंबर 1 है, तो ये तीसरा भी सही है। तो पहला तीसरा सही है, और पूछा है कौन सही नहीं है। बहुत ध्यान से ऐसे प्रश्नों का जवाब आपको देना है, जल्दबाजी में कभी कभी गलत हो जाता है। तो सही नहीं है पूछ रहा है, तो बी वाला इसका उत्तर हो जाएगा, केवल 2। यहाँ पर दिया भी है, थोड़ा सा देख लेंगे चूँकि महत्वपूर्ण है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क फॉर द यूनाइटेड नेशन, यही ये रिपोर्ट प्रकाशित करता है। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 जारी की गई। पहली बार खुशहाली दिवस का संकल्प भूटान द्वारा लाया गया था, ध्यान रखिए, न कि नॉर्वे द्वारा, जिसमें 1970 के दशक की शुरुआत से राष्ट्रीय आय के बजाय राष्ट्रीय खुशी के महत्व पर जोर दिया गया तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर सकल राष्ट्रीय खुशहाली को अपनाया गया। अतः कथन 2 सही नहीं है। नॉर्वे नहीं सही है, बल्कि भूटान होना चाहिए। सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक की बात करें तो इसकी अवधारणा को भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक द्वारा वर्ष 1972 में प्रस्तुत किया गया था। रिपोर्ट में शामिल देशों की रैंकिंग मतदान पर आधारित है, जिसको गैलप वर्ल्ड पोल भी कहते हैं, जो 6 कारकों को शामिल करती है। कौन कौन से कारक हैं देख लीजिए। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक सहयोग, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार की धारणा। अतः कथन 1 सही है, उसमें 3 चीज़ें शामिल हैं। रिपोर्ट के तहत फिनलैंड को लगातार चौथे वर्ष विश्व का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है। फिनलैंड के बाद आइसलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, जर्मनी और नॉर्वे का स्थान है। तो क्रमशः ध्यान रखिएगा। अतः कथन 3 सही है। रिपोर्ट में अफगानिस्तान सबसे नाखुश देश है। अफगानिस्तान का स्थान जिम्बाब्वे के बाद स्थान है जिम्बाब्वे का, फिर रवांडा, फिर बोत्सवाना, फिर लेसोथो। ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पे है।
भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान 105वें नंबर पे है, जो कि भारत से ऊपर है। बांग्लादेश भी भारत के ऊपर है, चीन भी काफ़ी ऊपर है। ठीक है, तो रिपोर्ट में भारत को 149 देशों में 139वां स्थान प्राप्त हुआ है, अर्थात भारत बहुत ही बुरी कंडीशन में है, इसका मतलब है। वर्ष 2020 में भारत को 156 देशों में 144वां स्थान प्राप्त हुआ था, तो इस बार स्थान थोड़ा सा सुधरा है अगर 2020 की तुलना में देखा जाए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के कार्यान्वयन के लिए आयुष मंत्रालय जिम्मेदार है। यही गलत हो जाता है, क्योंकि ध्यान रखिएगा औषधि योजना जो है ये रसायन और उद्योग मंत्रालय से संबंधित है, उर्वरक मंत्रालय से संबंधित है, न कि आयुष मंत्रालय से। तो यहीं से ये पहला ही गलत हो जाता है। दूसरा क्या है, जन औषधि केंद्रों की स्थापना सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह और गैर सरकारी संगठन एनजीओ द्वारा अस्पताल परिसर के बाहर कहीं भी की जा सकती है। तो आपको पता ही होगा, काफ़ी लोग किए भी होंगे आप में से, है ना, पार्ट टाइम जॉब की तरह। तो करना भी चाहिए, जब तक आपकी जॉब ना लग जाए एक विकल्प रखना चाहिए अपने पास। ठीक है, इससे निराशा का भाव नहीं उत्पन्न होगा, प्लस आपकी प्रोडक्टिविटी प्रभावित नहीं होगी उससे। ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे कुछ वर्ष बिना कुछ प्रोडक्टिव काम किए गुजर गए। तो कुछ ना कुछ आप लोगों को आधे घंटे कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। कुछ नहीं तो गाना ही गाइए, संगीत ही करिए, सीखिए कहीं, है ना, कुछ नहीं गेम ही खेलिए, कम से कम लगेगा हाँ शरीर को हमने स्वस्थ रखा। तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, है ना, उससे थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिलेगा, मेडिटेशन भी मिलेगा साथ साथ। तो ये वाला पहला वाला गलत है, दूसरा सही है। इसका जो है क्या पूछा है, सही है, तो केवल दूसरा सही है, तो बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं। हाँ, बी, इस परियोजना को वर्ष 2008 में भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत कार्यरत फार्मास्यूटिकल्स विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस अभियान को कब प्रारंभ किया था, वर्ष 2008, बहुत महत्वपूर्ण है। इस अभियान को वर्ष 2015-16 में प्रधानमंत्री बीजेपी के रूप में फिर से शुरू किया गया था। देखिएगा, इसको बाद में फिर से पीएम बीजेपी योजना के नाम से शुरू किया गया। तो इसमें बीजेपी ने अपने आप को शामिल कर ही लिया, बीजेपी की सरकार भी है। तो प्रधानमंत्री क्या होगा इसका फुल फॉर्म, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी योजना नहीं, भारतीय जन औषधि प्रोग्राम या जन औषधि, इसी को परियोजना, सॉरी, जन औषधि परियोजना, प्रधानमंत्री बीजेपी अर्थात प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना इसका फुल फॉर्म है। ये आपके एपीओ और सिविल जज के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, बीजेपी का मतलब आप लोग भारतीय जनता पार्टी मत समझ लीजिएगा। ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया पीएम बीजेपी की कार्यान्वयन एजेंसी है, अतः कथन एक सही नहीं है। अर्थात कथन एक में कहा है, क्या कहा है कि आयुष मंत्रालय ने शुरू किया है, जबकि इसने यहाँ पर क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है, ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया। बीपीपीआई ने जन औषधि सुगम ऐप भी विकसित किया है। तो किसने, ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया, बीपीपीआई ने ये एक ऐप जन औषधि सुगम ऐप भी विकसित किया है। ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना परियोजना के एक भाग के रूप में जन औषधि केंद्रों का समर्थन करता है। ये ऐसे केंद्र हैं जहां गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं सभी को उपलब्ध कराई जाती हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की स्थापना के लिए 2.5 लाख रुपए तक का सरकारी अनुदान प्रदान किया जाता है, जिसकी मदद से डॉक्टर, फार्मासिस्ट, उद्यमी, स्वयं सहायता समूह, गैर सरकारी संगठन आदि किसी भी उपयुक्त स्थान या अस्पताल के बाहर जन औषधि केंद्र स्थापित कर सकते हैं। तो कथन 2 जो है इसका सही है। कितने की सहायता, ध्यान रखिएगा, 2.5 लाख रुपए तक की, ओके, अनुदान मिलता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए कितनी धनराशि प्रदान की है, बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपए इन्होंने प्रस्तावित किए हैं, प्रदान किए हैं। तो 64,180 करोड़, इतना आपको याद रखना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए सरकार की ओर से 64,180 करोड़ रुपए इसलिए दिए हैं और स्वास्थ्य के बजट को बढ़ाया है। वित्त मंत्री ने आम बजट 2021-22 पेश करते हुए यह बताया कि पूर्ण लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई, जिससे 80 करोड़ गरीबों को फ़ायदा मिला है। उसको आगे बढ़ाने की कड़ी में ये कदम है। किस देश ने 679 मेगावाट क्षमता की लोअर अरुण पनबिजली परियोजना का ठेका, बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। 679 मेगावाट क्षमता की
लोअर अरुण पन बिजली परियोजना, ये पूछा भी जा चुका है, का ठेका भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को देने का निर्णय किया है। तो कौन है वो? नेपाल है। सी इसका उत्तर है दोस्तों। ओके, तो नेपाल ने 679 मेगावाट क्षमता की लोअर अरुण पनबिजली परियोजना का ठेका भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को देने का निर्णय लिया है। लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना नेपाल के सखू, वासभा और भोजपुर जिलों में स्थित है। परियोजना के पूर्ण होने पर प्रतिवर्ष 3,561 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। यह परियोजना 21.9% उत्पन्न ऊर्जा भी नेपाल को निःशुल्क प्रदान करेगी। लोअर अरुण के लिए परियोजना लागत 100 खरब रुपए से अधिक आंकी गई है। हाल ही में किसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है? ये ऑप्शन आपके सामने है। कौन है वो? ये हैं आयशा अजीज, नाम याद रखेगा। ये जम्मू कश्मीर की हैं। भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया है, आयशा अजीज। जम्मू कश्मीर की रहने वाली आयशा अजीज देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। आयशा 25 वर्ष की, ये भी पूछ सकता है कितने वर्ष की हैं? 25 वर्ष की उम्र में पायलट बनी है। आयशा अजीज वर्ष 2011 में सबसे कम उम्र में स्टूडेंट पायलट का लाइसेंस पाने वाली छात्र भी बनी थी। उस समय आयशा 15 वर्ष की थी। इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन बने भैया इटली के नए प्रधानमंत्री? बहुत महत्वपूर्ण है, मारियो द्रागी। कौन बने हैं? मारियो द्रागी बने हैं। मारियो द्रागी, पूर्व यूरोपीय सेंट्रल बैंक के प्रमुख मारियो द्रागी इटली के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इन्होंने 13 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। पिछले प्रधानमंत्री जेसप कांटे ने जनवरी में इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उनकी पार्टी ने यूरोपीय संघ रिकवरी निधि के खर्च के लिए योजनाओं पर गठबंधन सरकार के लिए समर्थन खो दिया था। आपको याद होगा कि इटली में काफ़ी नुकसान हुआ था कोविड से, उसमें सफलता न पाने उन पर काफ़ी आरोप भी लगे और बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो कौन बने? मारियो द्रागी। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछा जा सकता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसीवरेंस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है? ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1-2 परीक्षाओं में पूछा भी आ चुका है जब से भेजा गया है इसको। तो ये कहाँ दोस्तों? मंगल ग्रह पर अमेरिकी स्पेस एजेंसी का अंतरिक्ष यान भारतीय समय के मुताबिक 18 फरवरी 2021 को रात 2:25 पर मंगल ग्रह के जेजेरो क्रेटर पर, कहाँ पर ध्यान रखिएगा, जेजेरो क्रेटर कहाँ पर स्थित है? मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है। धरती से टेक ऑफ करने के 7 महीने बाद यह मंगल ग्रह पर पहुंचा है। इसी के साथ अमेरिका मंगल ग्रह पर सबसे ज़्यादा रोवर भेजने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। सबसे ज़्यादा रोवर यह मंगल ग्रह पर भेजा है इसने। किस देश की धाविका बेट्रिस चिपकोच ने 5 किलोमीटर, अब इनका नाम का उच्चारण क्या होगा नहीं पता, बस ये इंग्लिश में इनका नाम है, ध्यान रखिएगा, है ना। अलग अलग न्यूज़पेपर अलग अलग नाम का उच्चारण कर रहे हैं, तो आप अपना ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने इंग्लिश में लिख दिया। 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो बेट्रिस चिपकोच कहाँ की हैं दोस्तों? केन्या की हैं, ध्यान रखिएगा, ए वाला इसका उत्तर है। तो केन्या की लंबी दूरी की 29 वर्षीय महिला धावक बेट्रिस चिपकोच ने 5 विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। बेट्रिस चिपकोच ने 14 फरवरी 2021 को 14 मिनट 43 सेकंड के समय के साथ 5 किलोमीटर का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये 5 किलोमीटर लिख दीजिएगा यहाँ पे, 5 नहीं, 5 किलोमीटर का जो धावकी का विश्व रिकॉर्ड है उसको तोड़ दिया उन्होंने। मोनाको में पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 1 सेकंड का कम समय लिया। उनके नाम पर 3000 मीटर स्टीपल चेज में भी विश्व रिकॉर्ड दर्ज है। भारत और किस देश ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये क्या है? MRSAM, बहुत महत्वपूर्ण है, MRSAM। किसके साथ दोस्तों? बी, इजराइल इसका महत्वपूर्ण, कई बार चर्चा में हम कर चुके हैं। भारत और इजराइल ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में, ये भी पूछ सकता है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है MRSAM रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। दोनों देशों ने अपनी युद्धक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए संयुक्त रूप से इस प्रणाली को विकसित किया है। इसका मकसद शत्रु विमान से संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करना है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह शत्रु विमान को 50 से 70 किलोमीटर की दूरी से मार गिरा सकती है। किस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसके बारे में हमने चर्चा भी की थी आपसे। तो ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार किस कंपनी को मिला है वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए? तो किसको मिला है? ये मिला है
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल को मिला है। ओके, जो कि एक महारत्न कंपनी भी है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को उत्कृष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि BHEL भेल द्वारा लगभग 4 दशकों के बाद प्राप्त यह प्रतिष्ठित सम्मान एक विशेष उपलब्धि है। भेल को पिछली बार वर्ष 1981-82 में ICAI द्वारा यह सम्मान प्रदान किया गया था। तो ये थे 10 प्रश्न। आप लोगों को कैसे लगे, लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके वीडियो को फैलाएं ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें। और किसी भी बैच से जुड़ने के लिए 9453775039 पर संपर्क कर सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, PSIR, सोशोलॉजी, इसके अलावा संस्कृत, हिंदी, साहित्य, ये हमारे यहाँ क्लासेस वैकल्पिक विषय की चल रही हैं। आप लोग चाहें तो इसका भी हिस्सा बन सकते हैं। मुख्य परीक्षा, प्रीलिम्स, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग और जो संपूर्ण क्लासेस वो भी चल रही हैं, वो उससे भी जुड़कर आप लोग लाभ ले सकते हैं। और अपना फीडबैक हमको देते रहें, बहुत महत्वपूर्ण है आपकी जो फीडबैक्स हैं हमारे लिए, उसके अनुसार हमको सुधारने में अपने कार्यक्रम को अच्छा लगता है और काफ़ी मदद मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।